वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स की दुनिया में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो 11th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं ये टॉपिक 11th क्लास या फिर आप बोल सकते हो पूरी फिजिक्स का बेस है। यदि आपसे ये टॉपिक्स भी नहीं बनते हैं तो आपसे फिजिक्स नहीं बन पाएगी। हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स फ्रॉम 11th क्लास। आप सभी लोगों को मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आरबीडी नामक एक चैप्टर है जो बहुत खतरनाक चैप्टर है, जिसको हम बहुत कम समय के लिए करेंगे। हालांकि पढ़ाया बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि उस टॉपिक से बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए उसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि अच्छे नंबर पाना। किसी भी तरीके से हम अपने कंपटीशन एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन, जो 11th का एग्जामिनेशन है, हालांकि 11th में बोर्ड नहीं होता है, इसीलिए 11th वाले बच्चे बिल्कुल बोर्ड के बेस से ना पढ़ें। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, क्योंकि आपका 11th क्लास है, 11th क्लास में किसी प्रकार का बोर्ड नहीं होता है, तो आप जेईई मेंस और नीट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव तैयारी करें। तो ये आपकी कॉम्पिटिटिव तैयारी के बेस पर मैं आप एक नया स्टार्ट कर रहा हूं, नई वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक मैं 12th की वीडियोस बना रहा था, अभी मैं 11th क्लास की बेस वीडियोस स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि पूरी टोटल जेईई मेंस पर आधारित होंगी और नीट पर आधारित होंगी। और सिमिलरली अब 12th क्लास का भी ऑलमोस्ट बोर्ड लेवल का सिलेबस खत्म हो चुका है। अब हम 12th क्लास का भी जो सिलेबस होगा वो जेईई मेंस का लेवल का स्टार्ट कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स जो है इसमें दो प्रकार की इसकी ब्रांचें होती। अब मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में दो प्रकार की चीजें आ जाती हैं हमारे पास। फर्स्ट नंबर आप इसे एक बोल सकते हैं डायनेमिक होता है, एक इसका टाइप बोल सकते हो आप डायनेमिक मैकेनिक्स। डायनेमिक मैकेनिक्स एक आप बोल सकते हो डायनेमिक मैकेनिक्स बोल सकते हो, और एक आप बोल सकते हो काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं उसे? एक आप क्या बोल सकते हो? काइनेमेटिक। ठीक है ना, समझना ध्यान से बात को। अब डायनेमिक मैकेनिक्स क्या होता है और काइनेमेटिक मैकेनिक्स क्या होता है, और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम काइनेमेटिक के बारे में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, ये मोशन को लेकर के गति होती है इसमें, है ना, इट इंक्लूड्स मोशन। तो मैकेनिक्स जिसमें आपसे कोई पूछे काइनेमेटिक्स क्या होता है, तो काइनेमेटिक्स वह ब्रांच होती है मैकेनिक्स की, वह सब ब्रांच होती है मैकेनिक्स की, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अगर मोशन आता है तो आप सभी लोगों को पता है, मोशन आएगा तो वेलोसिटी आएगा, स्पीड आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, है ना। इस प्रकार से हमारे पास ये सारी चीजें, टर्म्स जो होंगी हम काइनेमेटिक्स में इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक इट डील्स विद द, लिखते जाइएगा, इट डील्स विद द कॉज ऑफ मोशन। मोशन के होने का कारण क्या है उस पर डिपेंड करता है डायनेमिक मैकेनिक्स। और डायनेमिक मैकेनिक्स जो होता है इसमें हम फोर्स को डील कर रहे होते हैं। तो जिस मैकेनिक्स में हम फोर्स के बारे में पढ़ें या फिर फोर्स को डील करते हैं, फोर्स की वजह से ही तो मोशन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे आगे चल के वीडियो में, कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में आप पढ़े होगे, जो चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहेगी जब तक आप बाहर से क्या करोगे, फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। तो अगर अपन फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, यानी फोर्स की वजह से मोशन होता है, तो जिसकी वजह से मोशन होता है उसके बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो डायनेमिक मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। और यदि हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, ये सब चीजों को लेकर के बना हुआ होता है, उसे हम काइनेमेटिक मोशन बोलते हैं, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स बोलते हैं, गतिज मैकेनिक्स। ठीक है ना। अब वेलोसिटी आप जानते हो वेग बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को संवेग बोलते हैं, एक्सेलरेशन को हमारे पास क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ध्यान दें, आप पूरी वीडियो समझने की कोशिश कीजिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस वीडियो को समझ सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। कुछ शब्द से आप देखिए इन्हें, डायनेमिक मैकेनिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी से, काइनेमेटिक्स को हिंदी से क्या बोलते हैं, ये देख लेंगे। बाकी सारी चीजें आपको वही है। ज्यादा थ्योरी बेस पे आपको नहीं जाना है कि एकदम थ्योरी पे जाना है, यार ये लिखा हुआ वो लिखा, आपको एकदम शॉर्ट लिखना है कि भैया काइनेमेटिक जिसमें गति होती है, और डायनामिक जिसमें गति नहीं, जिसमें गति के होने के कारण की बातें करते हैं, वो हमारा डायनेमिक में आ गया है। बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है और इस चैप्टर को स्टार्ट कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? काइनेमेटिक्स से। तो हेडिंग डाल लीजिए काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की दुनिया में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स जो है हमारा, काइनेमेटिक्स में हम सबसे पहले कुछ
डेफिनेशन वाली टर्म्स देखेंगे। पहला लेक्चर या फिर दूसरा लेक्चर, एक दो लेक्चर तक हम डेफिनेशन देखेंगे। आप सभी लोग जानते हो बिना डेफिनेशन के किसी चैप्टर को स्टार्ट करना गलत होता है। अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी, छोटे छोटे शब्दों का मतलब नहीं पता होगा, तो आप आने वाले चैप्टर में कैसे इस्तेमाल करोगे? तो पहले और 2 वीडियोस तक हम छोटे छोटे शब्दों को डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर होता क्या है, थोड़ा डिटेल में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे उसके बारे में। तो काइनेमेटिक्स में हम इंटर कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। ध्यान दीजिए बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं अपन? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी से बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी से बोल रहे होते हैं विस्थापन। अब विस्थापन होता क्या है भैया? हम तो 9th क्लास में पढ़े थे, थोड़ा सा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, लेकिन आप एक काम करो ना, आप एक बार फिर से पढ़ा दो। ठीक है, चलो। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखो आप लोग, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूं मैं। मैं बोर्ड के बेसिस पे नहीं कर रहा हूं कि आपको या भैया आप भी नहीं पढ़ रहे हो बोर्ड के बेसिस पे। यू ऑल आर फ्रॉम द 11th क्लास। 11th क्लास में अपने स्कूल में पेपर होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है हमारे पास? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैं समझाऊंगा हिंदी से, आप टेंशन मत लीजिए। बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। भैया अंत की जो पोजीशन है, जैसे मान लो मैं यहां से चलना चालू किया और जम्मू कश्मीर पहुंच गया, तो इनिशियल पोजीशन से जहां से चलना चालू किया और जो फाइनल पोजीशन थी, उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल के रूप में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, दिस इज योर घर। अरे हाँ ठीक है भैया, सही है, मेरा घर है। अब दिस इज योर स्कूल, दिस इज योर स्कूल, दिस इज योर स्कूल। अब वो भैया आपका घर था और ये भैया आपकी स्कूल है। यदि मैं इसको बोलूं ये 4 है, ये 3 है, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से। क्या तुम लोग को पाइथागोरस थ्योरम आती है? पाइथागोरस थ्योरम आती है तो बताओ हाइपोटेनस को कैसे निकालते हैं? √a² प्लस b², यानी हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये डिस्टेंस हमने निकाला 5 मीटर, किलोमीटर कर दो, चलो किलोमीटर। अरे भैया 5 मीटर आप क्या बोल रहे हैं? किलोमीटर में तो है हमारे घर, है ना। तो इसको किलोमीटर कर दो, इसको किलोमीटर कर दो और इसको 3 किलोमीटर कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं रास्तों की। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने घर से चलना प्रारंभ किए, आपका मूड ये आया कि यहां आपके दोस्त रहता है, फ्रेंड रहता है, आपका दोस्त, मित्र, यार, है ना। तो आपका मित्र यहां रहता है, तो आपने सोचा कि आज मैं अपने मित्र के पास पहले जाऊंगा, फिर इसके बाद स्कूल जाऊंगा। मतलब मैं पहले अपने दोस्त से मिलूंगा, फिर स्कूल जाऊंगा। तो आपने क्या किया? आप घर से चलना प्रारंभ किए, पहले अपने मित्र के पास गए, फिर अपने स्कूल गए। तो कितने किलोमीटर आप चले बताओ? 4 3 7, यानी 7 किलोमीटर यू हैव टू कवर। आपको 7 किलोमीटर चलना पड़ा। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं। शॉर्टकट रास्ता एक देखो, आपको मूड था कि भैया पढ़ाई लिखाई करना है, आप बताएं, तो हमें पढ़ना लिखना है, हमें टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है, तो हम टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद कर रहे हैं। तो जब आपको टाइम बर्बाद नहीं करना होगा, तो आप एकदम ऐसे रास्ते से जाने की कोशिश करोगे जहां कम से कम समय लगे आपको। तो आप यहां से डायरेक्ट घर से कहां पहुंच गए? स्कूल पहुंच गए, और 5 किलोमीटर में आप पहुंच गए। और इधर कितने किलोमीटर में पहुंच रहे थे आप? 7 किलोमीटर में। जब इस रास्ते से जा रहे थे 7 किलोमीटर, और इस रास्ते से जा रहे थे तो 5 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी वाली डिस्टेंस हुई? ये वाली डिस्टेंस हुई भैया। तो समझने की कोशिश करो, ये जो 5 किलोमीटर है, इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। इसी को अपन बोलते हैं विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट रास्ता। और जो लॉन्ग कट रास्ता था वो डिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। इसको डिस्टेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, उसकी एक फिक्स्ड दिशा होती है, मतलब कि दिशा होगी, दिशाहीन नहीं है। अगर आप डिस्टेंस इस वाले रास्ते से जा रहे हो, तो पहले ये वाली दिशा थी, पहले आप ऐसे मुंह करके जा रहे थे, फिर आपको ऐसे करके जाना पड़ा, उसकी फिक्स्ड दिशा नहीं थी। परंतु जब आप घर से डायरेक्ट स्कूल पहुंच रहे हो शॉर्टकट रास्ते से, तो देखो एक फिक्स्ड दिशा है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में एक फिक्स्ड डायरेक्शन होती है। तो इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए आप कि इट हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन, इट हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन। और जब इसमें फिक्स्ड डायरेक्शन होगी, एक चीज और देखो, अब डायरेक्शन है
तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट तीनों चीजें हो सकता है। अब जीरो किस केस में आएगा भैया, आप ये बताइए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ये फाइनल पोजीशन थी आपकी, कौन सी पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी, और ये कौन सी पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन थी। भैया आपने शॉर्टकट तरीके से तो बता दिया, कुछ और टर्म से बताइए। तो क्या बोला है, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, अंत वाली दूरी और इनिशियल वाली दूरी जो है, अंत जो पोजीशन है और शुरुआत की जो पोजीशन है, उनके बीच में जो दूरी है, दैट इज कॉल्ड शॉर्टर डिस्टेंस। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आया, एक बंदा था, एक बंदा ए था जिसने चलना प्रारंभ किया और सर्कल के राउंड में चला, जहां से चलना प्रारंभ किया वहीं पे वो पहुंच गया। तो बताओ भैया इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आप सोच में पड़ेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस होता है। पहले सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टर डिस्टेंस होता है। शॉर्टर डिस्टेंस किसके बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो यहां पे इसकी इनिशियल पोजीशन भी यही थी और फाइनल पोजीशन भी यही है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितनी हुई, मतलब जो दूरी है वो कितनी है, जीरो। तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो देखो हमने एक एग्जांपल आपको ये बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मान और दिशा दोनों होता है, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें केवल और केवल क्या होता है, मान होता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। तो आप लिख लीजिएगा एक और पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं, उस एग्जांपल को कर लीजिए आप। थोड़ा सा टफ रहेगा, क्वाइट डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप थोड़ा सा नया तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। उस एग्जांपल को आप सॉल्व करा लीजिए, फिर इसके बाद आप आगे अपन दूसरे टर्म की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम होगा हमारा डिस्टेंस। चलिए तो देखिए हमारे पास एक सर्कल, एग्जांपल लिख लीजिएगा, एग्जांपल हमारे पास ये दिया हुआ है। एक हमारे पास सर्कल है भैया, सर्कल है ठीक है, हम मान लिए। एक ये ए पॉइंट है, ए वाला बंदा जो ए पॉइंट पर बंदा था, थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद पी पॉइंट पर पहुंच गया। समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। जैसे अभी तो हमें अगर डिस्टेंस के बेसिस पे खेलना होता है तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, भैया ये दूरी वो दूरी ऐड कर लिए। लेकिन मान लो सर्कल में चल रहा है तो फिर उसके दौरान कैसे निकालेंगे। तो ये मान लीजिए कि एक बंदा ए था, ए से चल करके वो कहां पहुंच गया, पी तक पहुंच गया। तो उससे आपसे ये पूछा गया है कि बताइए डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है ना, ठीक है। वीडियो आप पॉज करिए, करने की कोशिश कीजिए। डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड होती है जो चलता है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रास्ता होता है। शॉर्टेस्ट रास्ता हमेशा मोस्ट प्रोबेबली हाइपोटेनस को दर्शा रहा होता है। बनाने की कोशिश कीजिए, आप करिए, ठीक है ना। तो चलिए आप, आई थिंक आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा। अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। ये सवाल बताने के पहले थोड़ा सा मैं आपको मैथमेटिक्स बताना चाहूंगा। मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखा है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल, इसकी रेडियस मान लीजिए आर है, ठीक है ना, इसकी रेडियस मान लीजिए आर है। तो एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यानी कोण यदि हमें दिया रहता है तो आर्क यानी सर्कल के जो सर्कल है उसमें कितनी दूरी चला, और रेडियस यानी त्रिज्या। तो ये जो आर्क है यही डिस्टेंस कहलाएगा। नहीं समझ रहे हो बात को। रेडियस तो ये जैसे जब ये बंदा चलना प्रारंभ किया तो ये बंदा कैसे चल के गया होगा, ये डिस्टेंस, ये बंदा उस बंदे ने ये वाले डिस्टेंस चली, ये डिस्टेंस चली। और अगर हम शॉर्टकट, ये डिस्टेंस तो फुल डिस्टेंस हुआ, यहां से यहां गया। लेकिन यदि हम शॉर्टकट की बात करेंगे तो शॉर्टकट की जो अगर हम बात करेंगे तो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस विल बी डिस्टेंस। हमें वो निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारे पास आर्क कहलाता है। जो सर्कल में, जो सर्कल का एक सेक्टर पार्ट होता है ना, जो जैसे मान लो कोई भी सर्कल है हमारे पास, जैसे ये वाली इतनी दूरी है, ये वाली दूरी होगी, ये आर्क कहलाती है। कहीं पे अगर एंगल बन रहा होता है थीटा, तो ये क्या कहलाती है, आर्क कहलाती है। अब ये वो बात है ना, ये शॉर्टकट रास्ता जो ट्रायंगल बना रहा होगा, ये वाला शॉर्टकट रास्ता होगा, डायरेक्ट यहां से वहां पहुंच जाओ, डायरेक्ट इसकी दिशा होगी। और वो जो हमारे पास डिस्टेंस होगा उसकी दिशा नहीं, देखो ऐसे जा रहा है वो, लेकिन शॉर्टकट रास्ता तो ये वाला होगा। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। चलिए डिस्टेंस लिखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू
हो सकता है थोड़ा सा आपको ये टर्म समझने में कठिनाई हो, लेकिन आप याद कर लेंगे एक बार कि भैया आर्क जो होता है वो सर्कल का पार्ट होता है, ऐसे याद कर लेंगे एक बार, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपसे बनने लगेगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं आर्क, और यदि आर्क निकालना होगा तो एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एंगल को मल्टीप्लाई कर दीजिए रेडियस से, तो एंगल की वैल्यू, एंगल हमारा थीटा है, रेडियस हमारी आर है, तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, ठीक है ना, डिस्टेंस। समझ गए, डिस्टेंस कितना आ गया, थीटा इंटू आर आ गया, थीटा इंटू आर। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की अगर अपन बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है हम सभी लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट रास्ता होता है। तो आप इस ट्रायंगल को बनाइए, सबसे पहले ये ट्रायंगल बन गया आपके पास, ये ट्रायंगल हो गया, ये आर हो गया। अब ये दूरी अपने को निकालनी है, ये दूरी अपने को निकालनी है। भैया आपने हमें ये सिखाया था जब अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम आपने पाइथागोरस वाला ट्रायंगल बनाया था तो आपने बोला था ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, 90 डिग्री है ये, तो ये अगर हमारे पास, इसको हम निकाल सकते थे हाइपोटेनस के फॉर्मूले से, लेकिन इसका मतलब ये है कि हाइपोटेनस तो तभी हो सकता है जब हमारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री बनना चाहिए तभी हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे तो थीटा अलग अलग बने हुए हैं, थीटा अलग अलग, दिस इज नॉट अ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री नहीं है। तो अपन करेंगे क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इससे हम क्या करेंगे, सेंटर से लाइन खींच करके ऐसे, अब यहाँ पे ये बन गया है 90 डिग्री। तो अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखो आप, जो इस ट्रायंगल की ये दूरी आएगी वही ये दूरी कहलाएगी, तो ये दूरी निकाल लेते हैं अपन, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हो बात को। अब ये दूरी निकालने के लिए अब मैं ये वाला ट्रायंगल बस बना रहा हूं, ध्यान देना, ये 90 डिग्री है और ये थीटा था, तो ओवरऑल जो होता है किसी भी ट्रायंगल का समीशन यदि ओवरऑल हम बात करें तो 180 होता है। 180 में से अगर हम माइनस कर दें इन दोनों का सम 90 प्लस थीटा, तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि 180 में से यदि हम 90 इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी ये एंगल जो हो गया हमारे पास वो कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। तो अब थोड़ा सा आपको वेक्टर वाला दिमाग लगाना होगा, ये 90 डिग्री है हमारे पास, ये थीटा है हमारे पास, ये 90 माइनस थीटा है, ये आर है, तो भैया ये अगर आर है तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ध्यान देना, इसको एक एक्स्ट्रा बना लो। तुम लोग को याद हो वेक्टर में हमने पढ़ा था कि यदि ये आर है और यदि ये थीटा है तो इससे जो जमीन से अटैच्ड, जो थीटा से अटैच्ड लाइन होती है उसे आर कॉस थीटा बोलते हैं, और इस वाले को क्या बोलते हैं अपन, आर साइन थीटा। तो ये जो जमीन से अटैच्ड वाला कंपोनेंट होता है उसे आर कॉस थीटा बोलते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पे सोचो, ये आर है हमारे पास और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो थीटा से अटैच्ड है, तो इस वाली लाइन को बोलेंगे अपन आर कॉस 90 माइनस थीटा, और इस वाली लाइन को बोलेंगे आर साइन 90 माइनस थीटा। तो ये वाला, इसको अपन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिक्स से क्या आता है, आर कॉस 90 माइनस थीटा को अपन क्या बोलते हैं, साइन थीटा, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक अपन ने कर दिया, देखो क्या मिस्टेक किया, जब अपन ने इसको 20 से काटा था तो ये थीटा ओवरऑल, तो ये थीटा बाय 2 ना बनेगा, तो यहाँ भी थीटा बाय 2 ना होगा, थीटा बाय 2 ना होगा, ध्यान देना इस चीज को, थीटा बाय 2 होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, थीटा बाय 2 चल रहा था, तो यहाँ पे भी थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2, ये थीटा बाय 2, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ गया, आर साइन थीटा बाय 2। तो ये वाली जो दूरी आई है वो आर साइन थीटा बाय 2 आई है, आर साइन थीटा बाय 2, और इस दूरी को भी आर साइन थीटा बाय 2। तो डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा हमारे पास 2 आर साइन थीटा बाय 2 आंसर। समझने की कोशिश कीजिए, हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले एक लाइन खींच दी, शॉर्टकट डिस्टेंस लाइन होती है, एकदम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होती है शॉर्टेस्ट, वो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, उसको हमने लाइन खींच दिया। फिर उसके बाद जब हमने सवाल करना स्टार्ट किया तो हमें ये याद आया कि भैया आपने हाइपोटेनस के तरीके से कराया था, तो हाइपोटेनस होने के लिए वहां पे 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, और 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 ट्रायंगल में बांट दिया, बीच से हमने एक लाइन खींची और 2 ट्रायंगल बांट दिए, ये थीटा बाय 2 हो गया और इधर का भी थीटा बाय 2 हो गया। फिर भैया आपने ये सिखाया वेक्टर में कि यहाँ का यदि एंगल मुझे पता चल जाएगा तो मैं आर कॉस आर साइन के तरीके से सॉल्व कर लूंगा। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे अपन, आप जानते हैं कि तीनों का समीशन 180 होता है, ये दोनों दिए हुए हैं तो 180 में से इन दोनों का समीशन माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा। जैसे ही ये मिल जाएगा तो आप इस वेक्टर के तरीके से इस थीटा की जगह बस 90 माइनस थीटा बाय 2 कर दिया, देख लो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा बाय 2 कर दिया है। तो जो अटैच्ड होता है
ऐसे ये थीटा जिससे अटैच्ड होता है उसे कॉस वाला टर्म बोलते हैं और उस वाले को साइन वाला टर्म बोलते हैं। मैंने वेक्टर में भी आपसे बोला था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे आप पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। यदि आप नहीं पढ़ा है आप अभी याद कर लीजिए कि जो थीटा होता है, जो वेक्टर, जिस वेक्टर का हमें कंपोनेंट निकालना होता है जिससे थीटा अटैच्ड होता है वो कॉस वाला होता है, और जिससे थीटा अटैच्ड नहीं होता है वो साइन वाला होता है। इस प्रकार से हमने ये सवाल किया। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नए टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। आपको डिस्टेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस आई थिंक लिखाने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस में आप लिख लीजिएगा कि वो स्केलर क्वांटिटी होती है, बस दूरी डिस्टेंस में इंग्लिश दूरी बोलते हैं। दूरी अपन ने निकालना देख ही लिया है कि दूरी जो होती है वो पूरी ओवरऑल जो डिस्टेंस आ रही, डिस्टेंस तो अपन जानते हैं कितना उसने कवर किया, कितना दूरी तक वो चला, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कांट जीरो और नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, इसीलिए इसे केवल और केवल स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये आप डिस्टेंस तो जानते ही होंगे। चलिए अब डिस्टेंस हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। थोड़ा सा बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज, इन सब के हम थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला बस देखते जाएंगे जल्दी जल्दी, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो और हमारा हो भी जाए। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है कि औसतम वेग, औसतम वेग बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे इसे, औसतम वेग का औसत कितना होगा वो निकालना चाहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे। पहले आप बताइए वेलोसिटी और स्पीड आप तो जानते ही होंगे, आप पढ़े होंगे वेलोसिटी और स्पीड 9th में। फिर भी यदि नहीं पढ़े तो एक बार मैं बता देता हूं फटाफट कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को हिंदी से अपन क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। वेग का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, विस्थापन बटे समय। तो आप इसे हिंदी से लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेग इज इक्वल टू संवेग अपॉन समय। तो ये आपका वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना। वेलोसिटी सिंपल टर्म्स में हम पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी निकालना जानते हैं। वेग और स्पीड का भी फॉर्मूला आप सिंपल टर्म्स में जानते हैं, क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब क्या होता है हमारे पास, दूरी बटे समय। तो ये आप स्पीड को भी जानते हैं, आप बखूबी आप जानते हैं। वेलोसिटी और स्पीड ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलेस हैं अपना वेलोसिटी और स्पीड, तो आप ये जानते होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट वे में ले गया हूं। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी की। किसकी बात करने वाले हैं अपन, एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो क्या आया था, वेग का फॉर्मूला क्या आया था, वेग का फॉर्मूला आया था विस्थापन बटे समय। तो अगर एवरेज निकालना चाहते हैं, औसतन निकालना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, एवरेज के लिए क्या करेंगे, ऊपर साइड जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखेंगे ऊपर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ गए, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हुआ हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसी प्रकार अपन बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारे पास, एवरेज स्पीड को बोलते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हुआ हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं कि औसतम वेग, और एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं, औसतम गति। तो औसतम गति में क्या करेंगे, ऊपर साइड कितनी दूरी चला अपॉन क्या कर देंगे, टोटल टाइम टेकन कर देंगे। अब चलिए छोटा सा एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन फटाफट, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड का चलिए एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल लिखिए, एक पार्टिकल है, मैं आपको वर्डिंग नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको केवल और केवल डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, आप उसको कर लीजिएगा फटाफट। देखिए एक पार्टिकल है हमारे पास, वो चलना एक जगह से ए से चलना प्रारंभ करता है, बी और सी तक पहुंचना है। ये जो आधी दूरी है s/2 डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस है उसकी s दी हुई है, और ये जो दूरी है, आधी दूरी जो है वो v1 स्पीड से चलता है, और आधी दूरी जो है वो
v2 स्पीड से चलता है। तो भैया हमसे सवाल में पूछा गया है एवरेज स्पीड क्या होगी। सवाल में ये पूछा गया है, एक बंदा था जो ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया, पहले बी बिंदु तक पहुंचा, फिर बी से सी पॉइंट तक पहुंचा। ए से बी तक जाने में आधी डिस्टेंस कवर किया v1 स्पीड से, बी से सी तक जाने में आधी डिस्टेंस कवर किया v2 डिस्टेंस स्पीड से। तो क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर क्या आता है हमारे पास, फॉर्मूले में क्या आता है ऊपर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया उसने, डिस्टेंस बताओ कितनी कवर किया, s कवर किया, क्योंकि s/2 प्लस s/2 टोटल डिस्टेंस a से c जाने में कितनी कवर किया, s डिस्टेंस कवर किया, तो आप यहां s लिख दीजिए। फिर टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना लगा, तो आप जानते हो इससे फॉर्मूला देखो, स्पीड बराबर क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप टाइम को निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, टाइम बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम दो भागों में टाइम निकालेंगे यानी t1 प्लस t2 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा t1 की वैल्यू क्या आएगी, स्पीड डिस्टेंस कितना दिया हमारे पास, डिस्टेंस s/2 है, तो s/2 और टाइम कितना, वेलोसिटी कितनी दी हुई है नीचे साइड लिखेंगे आप v1 प्लस इसमें भी s/2 v2, यस से यस कॉमन लेकर के कट कर दिया हमने, तो ये जो हमारे पास क्या बचा 1/2v1 प्लस 1/2v2। अगर हम इससे एलसीएम लें, कॉमन एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करें आप आगे, तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास, इससे आपने एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 2v1 v2 आ गया। तो इधर साइड हमारे पास कितना आ गया v2 प्लस v1 और ये अपॉन चल ही रहा था, ये वाला टर्म जो है ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। एवरेज स्पीड यदि निकालने को बोलेगा, दो स्पीडों का यदि मुझे एवरेज निकालने को बोलेगा तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको आप मगअप भी कर सकते हैं, वैसे मगअप करने के याद भी कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दिया, टाइम हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड की मदद से निकालना होगा। टाइम डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, स्पीड और डिस्टेंस तो दी हुई थी, तो हमने डायरेक्ट टाइम उससे निकाल लिया और फिर सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इसी एवरेज स्पीड से रिलेटेड, तो अपना थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि एक बंदा है जिसे डी तक जाना है, एक बंदा है जिसे डी तक जाना है, वो v1 स्पीड, आप टोटल जो डिस्टेंस है, इसको अभी डिस्टेंस हटाओ, पहले मैं स्पीड, ये जो डिस्टेंस है टोटल, वो कितनी डिस्टेंस दी हुई है, s डिस्टेंस दी हुई है, मतलब इस बंदे को d तक जाना है और s डिस्टेंस दी हुई है। a से b तक वो जाता है जब सुनना, b को यहां बनाओ, b को यहां, a से b तक में वो आधी दूरी तय करता है, s/2, मतलब अभी क्या था, अभी भी यही था मान लो, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूं, A से B तक में वो आधी दूरी तय करता है और आधी दूरी की स्पीड v1 है, और B से D तक में वो आधी दूरी तय करता है जिसकी स्पीड पहले, अब इस s/2 में से, सुनना बहुत ध्यान सुनना इस सवाल को, फिर मत बोलना गलत हो गया भैया, सुनना, A से B तक जब बंदा जाता है तो b1 स्पीड से जाता है और s/2 दूरी तय करता है। अब बंदे को B से D जाना है, B से D की दूरी जो है वो s/2 ही है, लेकिन बंदा पहले B से C जाता है, फिर C से D जाता है। जब बंदा B से C जा रहा था तो वो किस स्पीड से जा रहा था, v2 स्पीड से जा रहा था। यहां से यहां जाने में v2 स्पीड से, यहां से यहां जाने में v3 स्पीड से। और अगर ये टोटल डिस्टेंस s/2 है तो अगर मैं s/2 का आधा आधा करूंगा, ये s/4 आएगा और ये s/4 आएगा, यानी s/4 को v2 टाइम में v2 स्पीड से कवर करता है, s/4 को v3 स्पीड से कवर करता है। चलिए निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ेंगे तो क्या निकालना है अपने को, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये क्या आएगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारे पास अभी क्या निकालना है अपने को, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमारे पास, यस ओवर ऑब्वियस सी बात है, ए से डी जा रहा है बंदा, ए से डी जा रहा है, टोटल डिस्टेंस तो हमारी ऐसी होगी ना। बस बात करते हैं टोटल टाइम की। टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम, टाइम निकालते हैं हम कैसे, टाइम हमने निकालना सीखा, टाइम इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस के साथ स्पीड को डिवाइड करते जाएंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी दी हुई s/2 और स्पीड कितनी दी हुई है v1, प्लस यहाँ डिस्टेंस कितनी दी हुई है s/4 और स्पीड कितनी दी है v2, डिवाइड कर दो। यहाँ कितनी दी है s/4 और स्पीड कितनी दी है v3, s से s कैंसिल, यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 1/1 अपॉन 2v1 प्लस 1/4v2 प्लस 1/4v3। फिर आप इस नीचे वाले को सॉल्व कर सकते हैं आप एलसीएम वगैरह लेकर के, जैसे अपन पिछले कर रहे थे। तो चलिए लेते हैं अपन एलसीएम, ले लीजिए नीचे का। तो नीचे जब अपन एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, आप देखिए 2 और 4 का एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से। तो आपके पास कितना आ गया 4, और ये v1 v2 v3 तो आ जाएंगे, v1 v2 और v3 तो आ जाएंगे। अब डिवाइड करिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2v1 डिवाइड हो जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास 2 बचा, और v2 और v3 बचा, तो v2 और v3 प्लस अब 4 को डिवाइड कर देंगे तो 4v2 चला जाएगा, तो v1 और v3 बचा, v1 और v3 बचा, प्लस अब 4 को 4 से डिवाइड हो गया, v3 चला गया, तो आपके पास क्या बचा v1 और v2 बचा, v1 और, सही है ना, देख लो 4v3 चला गया तो v1 और v2 बचा। अब ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आंसर कितना आएगा 4v1 v2 v3 अपॉन कितना आ गया 2v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। तो ये हमारा सवाल था और हमने बखूबी बहुत अच्छे से कर लिया। अब पेपर वाला v1 की जगह इसका कुछ दे सकता है कि भाई 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा था, v2 को बोल सकता है कि भैया 30 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा था, v3 को बोल सकता है कि भैया 40 किलोमीटर, जो भी रफ्तार बोल सकता है, आपको स्पीड दे सकता है, तो आप इनकी जगह वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। सीधा सा माइंडसेट आपको ये रखना है, डिस्टेंस अपॉन टोटल, ऊपर डिस्टेंस लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल कितना टाइम लगा उसे। टाइम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, डिस्टेंस दी हुई है स्पीड दी हुई है तो उन दोनों का डिवाइड कर करके अपन लिख सकते हैं। That was all about of the जब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टर्मिनोलॉजी जानेंगे, जो बेसिक पार्ट है हमारे काइनेमेटिक्स का, वो सब चीजें अपन देख रहे होंगे। जितना आज मैंने बताया इसमें से आप पढ़िए इसको, यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप